रेलवे स्टेशन पर गरीब सहेली का ससुराल। भरतपुर स्टेशन मुसाफिरों की भीड़ भाड़ से भरी होती है। वहीं एक गरीब गर्भवती बहू फटी पुरानी साड़ी पहने टोकरी लिए चिलचिलाती गर्मी में घूम घूम कर चाय समोसे बेच रही होती है। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म खस्ता समोसे और चाय। तभी ट्रेन की खिड़की से एक औरत कहती है, अरे ओ समोसे वाली, कितने के बेच रही हो समोसे? 10 के 2 समोसे हैं बहन जी, एकदम खस्ता समोसे हैं और साथ में कुल्हड़ वाली चाय भी ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से 2 कुल्हड़ वाली चाय और समोसे दे दो। मधु जल्दी से उस औरत को खिड़की से चाय और समोसे दे देती है। तभी ट्रेन चलने लगती है और मधु भागने लगती है। बहन जी, ट्रेन खुल गई है, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। भागते भागते मधु के पैर में पत्थर से ठेस लग जाती है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी एक अमीर लड़की उसे संभाल लेती है। तुम ठीक तो हो? तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हें ऐसी हालत में भागना नहीं चाहिए। अचानक दोनों की नजर आपस में टकरा जाती है और गरीब मधु की आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये तो लावण्या है, मुझे यहाँ से जाना होगा। मधु अपना हाथ छुड़ाकर भागती हुई भीड़ में कहीं खो जाती है और लावण्या कहती है, क्या मेरी आंखों ने मधु को देखा? मुझे उसे ढूंढना होगा। लावण्या चारों तरफ मधु को ढूंढने लगती है। तभी उसे फटी चिटी साड़ी में मधु भागती हुई दिखाई देती है और लावण्या उसका पीछा करने लगती है। तभी मधु रेलवे स्टेशन की गंदगी में बनी एक झोपड़ी में घुस जाती है और लावण्या भी वहां आ जाती है। चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। जहां खटिए पर बीमार बनवारी सोया हुआ था और गीता और गौरी गर्मी में बैठी हुई थी। मधु, ये क्या हालत बना रखी है तूने? और ये सब लोग कौन है? मधु डबडबाई आंखों से लावण्या को देखती हुई कहती है, ये सब मुझ गरीब बहू के ससुराल वाले हैं। आखिर अमीर लावण्या का मधु से क्या रिश्ता है और किन कारणों से मधु को अपने ससुराल वालों के साथ रेलवे स्टेशन की गंदगी में रहना पड़ रहा है? सब कुछ जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। मधु आंगन में बैठी चिलचिलाती गर्मी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी एक महंगी गाड़ी उसके दरवाजे पर आती है जिसमें लावण्या बैठी होती है। मधु, कहाँ रह गई? जल्दी आ, वी आर गेटिंग लेट। बस आ गई। पसीने से भीगी हुई मधु भागकर गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों कॉलेज आती हैं, जहां लावण्या एक लड़के को देखकर कहती है, ओ तेरी यार, ये लड़का कितना डैशिंग और गुड लुकिंग है। लावण्या, उसे ताड़ना बंद कर, हम कॉलेज पढ़ने जाते हैं। यार तू एकदम किताबी कीड़ा है, जब देखो किताबों में घुसी रहती है। अच्छा सुन, कल मेरा बर्थडे है, तुझे आना होगा। लावण्या, तू तो जानती है मैं कितनी गरीब हूँ और तू अमीर। मैं अमीरों की पार्टी में आकर क्या करूंगी? तो फिर शुरू हो गई ना, मुझे लोगों से मतलब नहीं, तू बस मेरी सहेली और हमेशा रहेगी। अमीर गरीब होने के बाद भी दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। कुछ दिनों बाद लावण्या की शादी हो जाती है तो वहीं मधु की शादी भी गीता देवी के परिवार में तय हो जाती है। मधु बिटिया, तू खुश तो है? हाँ पिताजी, मगर सूरज का परिवार समृद्ध है। भले ही उन्होंने हमसे दहेज नहीं मांगा, मगर जिस तरह की शादी वो चाहते हैं, हम गरीब उतना खर्चा कहाँ से करेंगे? मधु, तू बचपन से बिन माँ की बेटी है। मैं नहीं चाहता कि जो गरीबी के दिन तूने अपने मायके में जिए हैं वो ससुराल में जिए। सूरज एक जिम्मेदार लड़का है, अच्छा खाता कमाता है, 2 कारखाने हैं उसके। तू उनके घर में खुश रहेगी। पैसे की तंगी के कारण दामोदर अपनी घर जमीन बेचकर मधु की धूमधाम से शादी कर देता है। मधु के ससुराल में सास ससुर, एक ननद और पति सूरज होता है। कुछ दिनों तक मधु की जिंदगी खुशियों से भरी गुजरती है और वह गर्भवती हो जाती है। मगर कुछ दिनों बाद सूरज के कारखाने घाटे में डूब जाते हैं। अरे क्या हुआ सूरज बेटा, तू इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है? माँ, राज्य कोष ने राशन के दाम में बदलाव जारी किया है। मेरे कारखाने घाटे में डूब गए हैं। बैंक के लाखों का कर्जा माथे पर चढ़ गया है। ये सुनकर गीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बोलती है, अब क्या होगा? बिना रोजगार के इस घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? और अभी तो गौरी की शादी भी करनी है, तेरे बाबूजी की दवाइयाँ, ये सब कुछ कैसे होगा? माँ जी चुप हो जाइए, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, वो सब ठीक कर देगा। धीरे धीरे घर में पैसे की तंगी छा जाती है। ऐसे में सूरज भी दिन रात शराब पीता है, जिसे देखकर मधु काम ढूंढने निकल जाती है और सारा दिन भूखी प्यासी सड़कों पर इधर उधर भटकती हुई लोगों से काम मांगती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। जिसके बाद वह रेलवे स्टेशन पर चली आती है, जहाँ एक गरीब औरत स्टेशन पर घूम घूम कर समोसे बेच रही होती है। क्यों ना मैं भी स्टेशन पर समोसे बेचूं, मगर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पहले मुझे उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। ऐसा सोचकर गरीब गर्भवती बहू कड़ी गर्मी और धूप में स्टेशन पर ठेला खींचकर मुसाफिरों का सामान ढोकर पैसे इकट्ठे कर लेती है और अगले दिन से स्टेशन पर समोसे बनाकर बेचने लगती है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म खस्ता समोसे। साहब समोसे ले लो। ठीक है, 2 समोसे दे दो।
मधु उस आदमी को 2 समोसे दे देती है, जिसे खाकर वो आदमी कहता है, अरे वाह, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मगर सिर्फ ये सूखे समोसे जल्द से कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए तुम इसके साथ चाय रखो भाई। उस आदमी के दिए विचार के साथ वह गर्भवती बहू समोसे के साथ चाय भी बेचने लगती है। इस बीच उस गर्भवती बहू पर एक और नई मुसीबत आ खड़ी होती है। उस शाम जब मधु समोसे बेचकर थकी हारी घर लौटती है तो वो देखती है उसके गरीब ससुराल वाले घर के बाहर बैठे हैं, जहाँ चारों तरफ घर का सामान इधर उधर फेंका हुआ होता है और सभी की आंखों में आंसू होते हैं। तभी गौरी आंखों में आंसू लिए भागकर मधु के गले लग जाती है। भाभी, अब ये घर भी हमारा नहीं रहा, ये घर भी हमसे छीन लिया गया, अब हम कहाँ जाएंगे। घबराओ मत गौरी, जब तक मैं हमारे रहने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर लेती, हम लोगों को रेलवे स्टेशन पर ही रहना होगा। ठीक है बहू। रेलवे स्टेशन पर आकर मधु और उसकी ननद और सास स्टेशन किनारे पटरी के एक हिस्से में झोपड़ी बनाकर रहने लगती हैं और सारा दिन स्टेशन पर गर्भावस्था में गर्मी में घूम घूम कर चाय और समोसे बेचकर अपने गरीब ससुराल वालों का पेट पालती है। पूरी कहानी जानकर लावण्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। मेरे जाने के बाद तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने अपनी सहेली को इस लायक भी नहीं समझा कि मुझे ये सब बताए। लावण्या, तेरे जाने के बाद मुझ पर जो गुजरी है वो तेरी ये गरीब सहेली का दिल ही जानता है। जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, मगर अब तेरी ये सहेली तुझे रेलवे स्टेशन की गंदगी में नहीं रहने देगी, क्योंकि इस गंदगी में रहना तेरे और तेरे बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये कहकर लावण्या मधु और उसके गरीब ससुराल वालों के लिए एक अच्छा घर खरीद देती है और साथ ही मधु को पैसे देती है। ये लो मधु, ये पैसे तुम रख लो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं कि मेरी प्यारी सी सहेली स्टेशन पर घूम घूम कर चाय बेचे। लावण्या, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, तूने पहले ही मेरे लिए इतना सब कर दिया है, ये तेरा एहसान है मुझ पर, वरना मैं लाचार गर्भवती और मेरे गरीब ससुराल वाले उस रेलवे स्टेशन की गंदगी में ही रह रहे होते हैं। दोस्ती में एहसान नहीं देखा जाता, समझी। जीजा जी, ये पैसे आप लीजिए और कोई काम शुरू कीजिए, और मैं तो तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक अपनी सहेली के बच्चे को गोद में नहीं ले लेती और उसे जी भरकर प्यार नहीं कर लेती। लावण्या के दिए पैसों से सूरज नया काम शुरू कर देता है, तो वहीं लावण्या अपनी गर्भवती सहेली का दिन रात खूब ख्याल रखती है और उसे खुश भी रखा करती। अब कुछ दिनों बाद मधु एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसे देखकर लावण्या और मधु के ससुराल वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह अपनी गरीब सहेली की जिंदगी बदलकर लावण्या भी अपने ससुराल लौट जाती है और जब कभी मधु और उसके बच्चे से मिलने आया करती तो उसके लिए ढेर सारे तोहफे लाती। आज तक दोनों की दोस्ती बरकरार बनी हुई है। असली दोस्ती वही है जो आपके दुख में काम आए, वो नहीं जो सुख में तो आपका सगा बनकर रहे और दुख देकर साथ छोड़ जाए। सर से पांव तक पसीने में तर वह गरीब दर्जी बहू आंखें गड़ाए कपड़े सिल रही होती है। गीता बहू, दोपहर हो गई है, तू एक सुबह से भूखी प्यासी कपड़े सिल रही है, अब तो खा ले। खा लूंगी माँ जी, बस इस लहंगे में गोटा लगाना बाकी रह गया है, इसे 2 बजे किसी भी कीमत पर दुकान पर देना है। गर्मी के कारण गीता पसीने से भीगकर लहंगा तैयार करके कड़ी चिलचिलाती गर्मी में लहंगा लेकर उसे दुकान पर देने आती है। आओ आओ गीता बहन, सिल गया लहंगा? जी हरीश भाई, मैंने दोनों लहंगे सिल दिए हैं और जैसा बताया था उनका ब्लाउज भी बना दिए हैं। तुम्हारी सिलाई की बारीकी से ही तो मेरे दुकान के ग्राहक खुश रहते हैं। ये लो तुम्हारी सिलाई के पैसे। गीता सिलाई के पैसे लेकर चिलचिलाती गर्मी की मार झेलते हुए घर लौटने लगती है। आज कितनी ज्यादा गर्मी है, लू भी चल रही है, धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। रिक्शा कर लूं क्या? नहीं नहीं, घर में राशन खत्म है, मैं ये पैसे रिक्शे में खर्च नहीं कर सकती, पैदल ही चली जाती हूँ। गर्मी से लाचार गीता अपने फटे चीतड़े साड़ी से पसीना पोंछते हुए पैसे बचाने के लिए पैदल ही घर चली आती है, जहाँ राधा खुश होकर खाना खा रही होती है। माँ, आज आपने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई थी, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं सारी सब्जी खा गई, अब आप खाना कैसे खाओगी? राधा बेटी, तू परेशान मत हो, मैंने अपने लिए सब्जी रखी है। गीता राधा से झूठ बोल देती है और मन मार कर नमक रोटी खाकर फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी रात ढल जाती है और नशे में धुत गजेंद्र घर में घुसता है और गीता से कहता है, मेरी सोन पापड़ी, ला मुझे पैसे, बाटली के पैसे दे। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तुम सारा दिन सट्टा और जुआ खेलते रहते हो और शाम को आकर मुझसे पैसे मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें बीवी से पैसे मांगते हुए? गीता की बात सुनकर गजेंद्र गुस्से में उसके बाल खींचकर उसका सर दीवार में लड़ाते हुए कहता है, तो पैसे क्या कमाने लगी है, बहुत जुबान चलने लगी है, बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरी, आज तुझे मार मार के तेरा भूत बना दूंगा। ऐसा कहकर गजेंद्र गीता पर फिर से हाथ उठाता है। तभी संगीता उसे थप्पड़ मारकर कहती है, शर्म नहीं आती तुझे?
घर में जवान बहन बैठी हुई है, बाप बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं। ऐसे में तुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए तो तू उल्टा बहू से छीना झपटी कर रहा है। चला जा यहाँ से, तुझ जैसी औलाद से अच्छा होता कि मैं बे औलाद होती। गजेंद्र घर से चला जाता है और गौरी कहती है, गीता भाभी आप ठीक तो हैं? आपके सर से खून बह रहा है, मैं गर्म पानी लाती हूँ। गौरी गीता के सर पर पट्टी बांध देती है और अगले दिन से फिर से गीता कपड़े सिलने लगती है। गीता बहू, अभी तो तेरे सर का जख्म भी नहीं भरा है और तू कपड़े सीने लगी। माँ जी, इस दर्जी के काम से ही तो हमारे घर का दाना पानी चलता है। अगर मैं ये छोड़ दूंगी तो जो ग्राहक मुझ गरीब दर्जी बहू से बंधे हुए हैं वो टूट जाएंगे। ऐसा कहकर वह गरीब लाचार बहू आंखों में आंसू लिए कपड़े सीने लगती है। इसी तरह गरीबी में वह दर्जी बहू अपना और अपने परिवार का पेट पाल रही थी। गुजरते वक्त के साथ मई जून की भीषण गर्मी शुरू हो जाती है। ऐसे में सुबह के 10 बजते ही गांव सड़क सुनसान हो जाते हैं। तभी एक दिन एक महंगी सी एम्बेसडर गाड़ी उस गरीब दर्जी बहू के घर के आगे दरवाजे पर आकर रुकती है। माँ देखो ना, हमारे दरवाजे पर कितनी बड़ी गाड़ी खड़ी है। क्या हमसे कोई मिलने आया है? हम गरीब लोग से मिलने कौन आएगा राधा बेटी? अचानक गाड़ी के अंदर से महंगी सी साड़ी पहने, कंधे पर महंगा सा पर्स टांगे करिश्मा बाहर निकलती है। उसे देखकर गीता भागकर उसके गले लगती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू डबडबा जाते हैं। करिश्मा मेरी सहेली, कितने वक्त बाद देखा है तुझे, चल अंदर आ। करिश्मा अंदर आती है जहाँ खटिया पर पड़ा गीता का बीमार ससुर हरिहर खांस रहा था। करिश्मा को देखकर हरिहर उठकर बैठ जाता है। बैठो बेटी। जरा ठहरो बेटी। ऐसा कहकर संगीता अपनी फटी पुरानी साड़ी के आंचल से खटिये को साफ करके करिश्मा को बैठाती है। मगर गर्मी के मारे करिश्मा पूरी तरह से पसीने से भर जाती है। तभी गौरी करिश्मा को पंखा करने लगती है। गौरी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं ठीक हूँ। भाभी, गर्मी के मारे आप पसीने से पूरी तरह से भीगी हुई हैं और आप कह रहे हैं कि आप ठीक हैं। वैसे आप मेरी भाभी की सहेली हैं तो इस नाते मैं आपकी ननद हुई और आप मेरी भाभी। करिश्मा बता, तू क्या पिएगी, जूस या चाय? कुछ भी चलेगा, जो भी तू प्यार से बनाए। गीता रसोई में आकर गर्मी में चाय बनाने लगती है। तभी करिश्मा वहां आ जाती है जहां रसोई में टिन की छत से पूरी रसोई आग की भट्टी जैसे भभक रही थी। ऐसे में गीता चूल्हा फूंक फूंक कर चाय बना रही थी, जिसे देखकर करिश्मा की आंखों के आगे पुरानी यादें झांकने लगती हैं। गीता गर्मी में सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है। तभी करिश्मा उसके घर आती है। हो गॉड गीता, खुद पर थोड़ा तो तरस खा लिया कर। एक संडे तो मिलता है जब कॉलेज से मेरी छुट्टी होती है, उसमें भी तू लोगों के कपड़े सीने में लगी रहती है। थोड़ा समय अपनी सहेली को भी दे दिया कर, मेरी दर्जी सहेली। अच्छा ठीक है बाबा, अब चल, कहाँ चलना है? पहले कैफे और फिर पिज्जा हब, और वहाँ जाकर पिज्जा पार्टी करेंगे। ये कहानी है करिश्मा और गीता, दो अमीर गरीब सहेलियों की। करिश्मा हर्षवर्धन की इकलौती बेटी है, इसलिए करिश्मा जिस भी चीज पर हाथ रख दिया करती है वो उसे मिल जाती है। वहीं गीता बिन बाप की एक गरीब माँ की बेटी थी। गीता के हाथों में कपड़े सिलने की अनोखी खूबी थी, इसलिए वह गरीब दर्जी बेटी कपड़े सिलकर अपना घर चलाती है। करिश्मा के लिए वह गरीब दर्जी बस उसकी सहेली थी। खास करके इतवार के दिन वह गरीब दर्जी सहेली के दिन को खुशियों से भर दिया करती थी। चल, आ गया रेस्टोरेंट। करिश्मा, मेरा जाना जरूरी है क्या? देखना मेरे कपड़े कितने गंदे और फटे पुराने लग रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे कि तेरी सहेली कितनी गरीब है। भाड़ में जाए लोग, तू बस चल। ये कहकर करिश्मा गीता को खींचकर रेस्टोरेंट में ले जाकर पिज्जा और ठंडी कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करती है। साथ ही अपना बहाना बनाकर अपनी दर्जी सहेली को कपड़े भी दिलाती है और गाड़ी में बिठाकर उसे घर तक छोड़ती है। ये लो मेरी प्यारी सहेली, तुम्हारा घर आ गया। करिश्मा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझ जैसी गरीब दर्जी वाली की तुझ जैसी सहेली है। सहेली होकर तू जितना मेरे लिए करती है उतना तो सगे खून के रिश्ते भी नहीं करते। आखिरकार गुजरते वक्त के साथ शादी के मोड़ ने दोनों अमीर गरीब सहेलियों के रास्ते अलग अलग कर दिए। करिश्मा, तू यहाँ गर्मी में क्यों खड़ी है? चल, चाय बन गई। गीता करिश्मा को चाय परोसकर कहती है। करिश्मा, तू चाय पी, मैं जरा बाजार से थान का कपड़ा खरीद कर लाती हूँ। ऐसा कहकर गरीब दर्जी बहू पैसे बचाने के लिए कड़ी गर्मी में पैदल ही बाजार से कपड़े खरीद कर घर लौटती है, जहाँ गरीब दर्जी बहू का पूरा ससुराल घर आई बहू की सहेली की खातिर भाव में लगे होते हैं। संगीता पूरा वक्त इसी में लगी थी कि करिश्मा को क्या कुछ खिला पिला दे। तभी कुछ ग्राहक गीता के पास आते हैं। अरे गीता, मेरा ब्लाउज सिल दिया क्या? जी काकी, ब्लाउज तो सिल दिया है, तुरपाई जरा बाकी है। तो फिर सिलकर शाम को मेरे घर ले आना। बड़ी गर्मी है, तुम्हारे घर में नहीं है पंखा है ना कूलर है। पता नहीं इतनी गर्मी में तुम कैसे रहते हो।
ग्राहक की कही कड़वी बात करिश्मा के मन में खल जाती है और थोड़ी देर बाद उसने कहा, अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बिटिया, आती रहना। करिश्मा, अपनी इस दर्जी सहेली को माफ कर देना। तू भी सोच रही होगी ना कि शादी से पहले की तेरी सहेली गरीब थी और शादी के बाद भी गरीब है। तू गरीब नहीं, खुशकिस्मत है जो तुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। चलती हूँ। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और गीता के घर एक व्यक्ति 2 बड़े बॉक्स के साथ आता है जिसमें फ्रिज और एसी था। गीता खत खोलकर पढ़ती है। गीता, ये फ्रिज और एयर कंडीशन तुम्हारे घर के लिए। असल में उस दिन तुम्हें गर्मी में कपड़े सिलता देखकर दुख तो बहुत हुआ, मगर तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुराल वालों का बड़ा प्यार देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। देखना, एक दिन मेरी गरीब दर्जी सहेली खूब नाम कमाएगी। ये एसी और एयर कंडीशनर मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा, तुम्हारी करिश्मा। उस खत में ढेरों प्यार के साथ करिश्मा ने एयर कंडीशनर, एसी और फ्रिज भेजकर गीता की गरीब जिंदगी आसान कर दी थी। आज गरीब दर्जी बहू या उसके परिवार को गर्मी में अपने दिन नहीं काटने पड़ते। वह अपनी कड़ी मेहनत के बदले खूब नाम कमा रही है। साथ ही अपनी गुजरी हुई गरीब जिंदगी को याद करके अपनी बदली जिंदगी के लिए अपनी अमीर सहेली का एहसान मानती है।